गौरी और कालू का एक बेटा था। वो उनकी इकलौती संतान था, इसलिए वो दोनों अपने बेटे का बहुत प्यार करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो एक प्यारी सी कवि देखकर अपने बेटे जग्गू की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी, अपने सास और ससुर की बहुत सेवा करती थी। गौरी, भगवान का लाख बार शुक्र है जो उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। चंबेली तो हमें बहू की सूरत में एक बेटी मिल गई है। अब बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी जल्दी पोता पोती की खुशी मिल जाए और हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की कलकारियां गूंजे। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, नदी से पानी पीकर। जी माँ, आगे। सासू माँ, ये लीजिए मीठे मीठे अंगूर खाइए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों के लिए शहर वाले जंगल ले जाओ और वहाँ घुमा फिरा आओ। लेकिन सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है, मैं भी कुछ दिन तुम्हारी सासू माँ के साथ अकेला बिता लूंगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करे। चंबेली बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहां जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोते पोती के साथ खेलें। फिर गौरी अपने बेटे और बहू को शहर वाले जंगल सैर करने भेज देती है। फिर कुछ दिन शहर वाले जंगल में सैर करने के बाद जग्गू और चंबेली वापस आ जाते हैं। एक दिन चंबेली काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गौरी भी पास में ही थी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ, बस चक्कर सा आ गया था। बहू, मुझे लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि कालू और जग्गू भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गौरी, जाओ, जल्दी से जाओ। फिर गौरी अपनी बहू चंबेली कव्वी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर चंबेली का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गौरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, इसलिए इसे चक्कर आए होंगे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए तो एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गौरी कव्वी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? बुलबुल जब गौरी का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ, आप शर्मिंदा ना हो सकता है भगवान ने मेरी गोद ऐसे भरनी हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। चंबेली ठीक कह रही है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गौरी और चंबेली अपने घर चली जाती हैं। आ गई गौरी? क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गौरी खामोश थी। माँ, बताएं ना, आप खामोश क्यों हैं? सासू माँ इसलिए खामोश हैं
क्योंकि प्रेग्नेंट मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद हैं। जग्गू तो ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से चला जाता है। गौरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर चंबेली अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आ जाता है और गौरी सब पक्षियों को यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और उसका पति लकड़ी का काम करते थे। वो गरीब लकड़हारे थे। वो दूसरे पक्षियों के घर बनाते और लकड़ी से कई और चीजें। वो ज्यादा अमीर तो ना थे परंतु उनका अच्छा गुजारा हो रहा था। एक दिन एक कौवा और कौवी उनके पास आते हैं। लकड़हारे जी, हमें अपना घर बनवाना है, कितने में बना कर दोगे घर? दूसरे पक्षियों से तो हम पूरे 100 रुपए लेते हैं, परंतु आपसे 50 ही लेंगे क्योंकि आप हमारे पुराने जानने वाले हैं। आप पैसे जितने चाहे ले लेना, परंतु हमारी एक शर्त है। जी जी बताएं, आपकी क्या शर्त है? हम घर बनाने के लिए लकड़ी अच्छी सी लगवाएंगे। हम अभी जंगल से लकड़ी लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ ही चलें। जो लकड़ी आप पसंद करेंगे हम उसी लकड़ी से आपका घर बना देंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कौवा और कौवी उन लकड़हारे पक्षियों के साथ घने जंगल में जाते हैं। चिड़िया का पति एक अच्छा मोटा सा पेड़ देखकर कौवे से कहता है, सेठ जी, ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की लकड़ सबसे अच्छी होगी। हाँ, मुझे भी ये पेड़ ही ठीक लग रहा है, आप इसे ही काट लें। फिर वो लकड़हारा पक्षी अपना कुल्हाड़ा चलाता है। वो जैसे ही अपना कुल्हाड़ा उस पेड़ पर चलाता है तो उस पेड़ में से एक आवाज आती है, मैं एक अच्छा पेड़ हूँ, आप मुझे ना काटना, बदले में आप जो मांगोगे मैं दूंगा। ये देख वो सब तो हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये तो इस लकड़हारे के हाथ बड़ा खजाना लग गया है। पेड़ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक नया कुल्हाड़ा दे दें। हमारा कुल्हाड़ा पुराना हो गया है, अब इससे हमें लकड़ियाँ काटने में बहुत मुश्किल होती है। और बदले में आप मुझे अपना पुराना कुल्हाड़ा दोगे। ऐसा कहते हुए वो पेड़ उन्हें एक नया और बहुत तेज धार वाला कुल्हाड़ा दे देता है और उनका पुराना कुल्हाड़ा ले लेता है। लकड़हारे, हमें कोई काम याद आ गया है, हम फिर आएंगे आपके पास घर बनवाने। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो ऐसे ही हमें तंग करने आ गए थे। चलो इसी बहाने हमें अपना काम करने के लिए एक नया और अच्छा कुल्हाड़ा मिल गया। कालू जी, आप ऐसे ही आ गए वहाँ से, अब घर का क्या करना है? तुम भी बुद्धू ही हो। अब हमारा घर बनाएगा वो जादुई पेड़। वो लकड़हारे वहाँ से चले गए होंगे। अब मैं जाता हूँ और उस जादुई पेड़ से घर मांगता हूँ। ऐसे कौवा वापस जंगल में जाता है और जंगल में जाकर उसी पेड़ पर कुल्हाड़े से वार करता है। ना ना, आप मुझे ना काटें, बदले में जो आप मांगोगे मैं दूंगा। मुझे एक सुंदर सा पक्का घर चाहिए और बदले में आप मुझे दोगे अपनी पत्नी। ये सुनकर कालू थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है। पत्नी तो फिर से मिल जाएगी, मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। मुझे स्वीकार है, आप ले ले मेरी पत्नी। कालू, आप जाएं उसी पेड़ पर जहां आप रहते हो, सुंदर सा घर बन गया है। वाह वाह, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं कोई अच्छी सी कौवी देखकर दूसरी शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद कालू फिर से पेड़ पर जाकर वार करता है। कौवे, तुम फिर आगे, अब क्या लेना है? मुझे ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर चाहिए और बदले में तुम दोगे मुझे अपनी टांगें। कौवा एक बार तो परेशान होता है परंतु तुरंत बोलता है,
ले ले मेरी टांगे ले ले। हवाई मोटर मिल जाएगी और मेरे पंख भी हैं। मुझे इन टांगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पेड़ कौवे को ढेर सारा खजाना और एक हवाई मोटर देता है और बदले में कौवे की टांगे ले लेता है। कौवा सारा खजाना हवाई मोटर पर रखता है और घर चला जाता है। वो तो पूरे जंगल में अमीर पक्षी बन गया था। बड़ा आलीशान महल जैसा घर, सोना और ढेर सारे हीरे। मैं टांगों के बिना जी सकता हूँ, परंतु इस मालो दौलत के बिना जीना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कौवे के मन में विचार आता है, मैं क्यों ना पत्नी भी उस जादुई पेड़ से ही ले लूं। बदले में जो मांगेगा मैं दे दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाता है। वो कुल्हाड़ा चलाता है और पेड़ पूछता है, अब क्या लेना है? मैं नहीं काटूंगा आपको, अगर आप मुझे एक नई और सुंदर सी पत्नी दे दें। और बदले में दोगे तुम मुझे अपनी आंखें। आंखें ले लो आंखें। मैं कौन सा आंखों से भोजन खाऊंगा? भोजन तो मैं अपनी चोंच से ही खाऊंगा। फिर वो पेड़ एक सुंदर सी कौवे को दे देता है और कौवे की आंखें ले लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अंधा हूँ। अब आप मेरी पत्नी हो। मैंने अपनी आंखें देकर तुम्हें उस पेड़ से लिया है। अब जल्दी से मुझे मेरी हवाई मोटर में बैठाओ और जंगल में सबसे बड़े घर में ले चलो। वो कौवी ऐसा ही करती है। आपने अपनी आंखें दे दी, टांगें दे दी, इतना लालच ठीक नहीं। जो जिंदगी आप जी रहे हैं, शायद कोई भी ऐसे जीना नहीं चाहता। पत्नी जी, मेरे पास सब कुछ है। नौकर चाकर हैं, घर है, धन दौलत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब कुछ चाहिए था जो मिल गया। और तो और अब तो मुझे पत्नी भी मिल गई। अब तो केवल एक ही इच्छा है। अभी भी कुछ लेना है उस जादुई पेड़ से? बस एक चीज लूंगा और फिर कभी नहीं जाऊंगा उस जादुई पेड़ के पास। फिर कुछ दिन बाद कौवा अपनी पत्नी से कहता है, मुझे मेरी मोटर में बैठाकर उस जादुई पेड़ के पास ले जाओ। वो ऐसा ही करती है। अब तुम्हारे पास देने को क्या है? मैं आपसे ऐसी जिंदगी मांगता हूँ जिसे कभी मौत ना हो, और आप जो मांगो मैं दूंगा। तो फिर अपने पंख दो। ले, ना तो मैंने उड़ना है और ना ही इन पंखों से कोई काम करना है। आप ले मेरे पंख और मुझे हमेशा की जिंदगी दे दें। फिर वो पेड़ कौवे को हमेशा की जिंदगी दे देता है और कौवा बिना टांगों, बिना पंखों और बिना आंखों अपने घर लौट आता है। मैं ऐसे कौवे के साथ नहीं रह सकती जिसकी ना ही आंखें हैं, ना टांगे और ना ही पंख। तुम तो शक्ल से एक भिखारी लग रहे हो। हमेशा जिंदा रहूंगा, कभी नहीं मरूंगा। और ये मालो दौलत तुम्हारी भी तो है। वो तो मेरी ही होगी अगर तुम यहाँ ना भी हुए तो। फिर उसकी पत्नी अपने नौकर को बुलाती है, जो कौवे को उठाकर दूर जंगल में फेंक आते हैं। वो ना तो उड़ सकता था, ना देख सकता था और ना ही चल सकता था, परंतु उसकी सांसें चल रही थीं, जिसे वो हमेशा की जिंदगी कह रहा था। फिर उसका लालच उसे यहाँ तक पहुँचा देता है।